नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो है उपभोक्ता के अधिकार, खरीदारी से न्याय तक। दर्शकों, हम जानते हैं कि हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं और सामान की खरीदारी करते हैं या फिर सेवाएं लेते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग या तो धोखाधड़ी के शिकार होते हैं या फिर हम ऐसे उत्पाद खरीदते हैं जो उत्पाद देने वाली कंपनियां, जो सेवा प्रदत्त करने वाली लोग हैं, वो जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं होता है। ऐसे में हम ठगा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में या कहें कि जागरूकता के अभाव में हम कहीं ना कहीं इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे एक उपभोक्ता के रूप में क्या अधिकार हैं, हमें क्या क्या काम करना चाहिए और हमें किन किन जो तरीके हैं फॉलो करने चाहिए जिससे हम ठगी से भी बच जाएं और एक जागरूक ग्राहक के रूप में स्थापित हो सकें। तो इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में है उसके प्रोफेसर डॉक्टर मानवेंद्र कुमार तिवारी जी। डॉक्टर मानवेंद्र कुमार तिवारी जी, आपका दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि जो उपभोक्ता होते हैं वो कौन है, यानी हम उपभोक्ताओं को मानव जी कैसे परिभाषित करते हैं, उपभोक्ता कौन लोग होते हैं? जी, उपभोक्ता भारत के संसद के द्वारा जो पारित कानून है, पहले 1986 में हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून जो भारत की संसद ने पास किया था वो था। बट वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत की संसद ने एक नया कानून पास किया है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाता है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कंज्यूमर जो शब्द है, जो जैसा आपने बोला, हम सब उपभोक्ता हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो कानून है ये उपभोक्ता शब्द को परिभाषित भी करता है और इसकी जो समझ है वो बहुत ही आसान है। कानून के अनुसार हर वो व्यक्ति उपभोक्ता है जो किसी उत्पाद या वस्तु या सेवा को मूल्य के बदले में लेता है। मूल्य, जिसको अंग्रेजी में शब्द यूज़ करते हैं कंसिडरेशन। तो अगर आपने पैसे देकर के कोई भी उत्पाद, वस्तु या सेवा प्रदत्त करने वाली जो कंपनी है या वस्तु जो बनाने वाली या बेचने वाली कंपनी है उससे मूल्य के बदले में, मूल्य मतलब पैसे के रूप में मूल्य चुका करके अगर आपने लिया है, तो भारत के कानून के अनुसार आप उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो कानून है वह आपको उस कानून के तहत जो भी संरक्षण एक उपभोक्ता को मिलना चाहिए, आप उस संरक्षण के पात्र हैं। बिल्कुल, आपने उपभोक्ताओं को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि जो लोग मूल्य चुकाते हैं उपभोक्ता हो, चाहे वो सेवा के बदले हो, चाहे किसी वस्तु के बदले में हो। लेकिन डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि जो उपभोक्ता होते हैं वो जागरूकता की में या तो कमी होती है या थोड़ा सा इग्नोरेंस होते हैं। ऐसे में जो उपभोक्ता संरक्षण की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या क्या चीज़ें आई सामने जिसमें उपभोक्ताओं को संरक्षित करने की आवश्यकता हुई? जी, पहले एक भारत में एक और कानून है जिसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के रूप में जाना जाता है, वस्तु विक्रय अधिनियम। इसका जो आधार था वो ये था कि अंग्रेजी में एक हम लोग टर्म बताते हैं, बायर्स बीवेयर। सो जो खरीदारी करने वाला व्यक्ति है, मतलब जो उपभोक्ता है, वही सावधानी पूर्वक चीज़ों को खरीदने के बाद उस सामान में जो भी चीज़ अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके लिए वो सामान को विक्रय करने वाला व्यक्ति दायी नहीं था। बट जैसा हम सब जानते हैं, आज के दौर में उपभोक्ता किसी सामान को खरीदते वक्त या किसी सेवा को लेते वक्त पूरी तरह से यह गारंटी नहीं कर सकता है कि जो सामान वो खरीद रहा है और जो सेवा उसे दी जा रही है वह सेवा उसके जो मानक हैं उन मानकों पर खरी उतरती है। और इस चीज़ को पहचानते हुए यह कानून बनाया गया है कि पूरा का पूरा भार उपभोक्ता पर डाल देना कि आप जब वो कोई वस्तु खरीद रहे हैं या कोई सेवा ले रहे हैं तो उस वक्त आपको सावधानी बरतनी है। और आपने एक बार वो वस्तु खरीद ली और आपने वो सेवा ले ली, उसके पश्चात सारा का सारा भार अगर उपभोक्ता पर डाल दिया जाएगा तो यह सही नहीं होगा। ये क्योंकि एक बार में वस्तु को लेते हुए या किसी सेवा को लेते वक्त
इतना अवसर नहीं होता। और वैसे भी उत्पाद भी जो होता है, जैसे अगर हम कोई रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं तो जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमें मालूम नहीं चल पाएगा कि वह जो वस्तु हमने खरीदी है वह अपने मानकों पर खरी उतर रही है कि नहीं। और इसीलिए यह आवश्यक है कि जो भी वस्तु कोई उपभोक्ता खरीद रहा है तो उसके लिए एक संरक्षण को लेकर के एक कानून होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता अपने उपयोग के दौरान ये जान सके कि उसने जो वस्तु या सेवा ली है अब मूल्य दे करके वो अपने मानकों पर खरी उतरती है कि नहीं। बिल्कुल आपने सही बताया कि संरक्षण कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि अगर कोई चीज़ खरीदी जाती है उसके 3 चरण माना जा सकता है। एक, खरीदारी से पहले जो जागरूकता है, यानी ग्राहक के अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए। खरीदारी के समय कितना सचेत होना चाहिए, कितना सतर्क होना चाहिए, और खरीदारी के बाद भी उसके पास कानूनी अधिकार आते हैं। ऐसे में ये 3 लेयर एक तरह से कहा जाए कि ग्राहकों पर लागू होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपने बहुत विस्तार से बताया। उपभोक्ताओं के संरक्षण के जो कानून बना है, उपभोक्ता संरक्षण कानून, उसको आप दर्शकों को विस्तार से बताएं कि वो ग्राहकों को कितना प्रोटेक्शन देता है। जी, जैसे मैंने बताया कि 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, उसको बदल करके भारत की संसद ने अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया है। और यह आवश्यकता भी इसीलिए पड़ी क्योंकि वर्तमान में 1986 के समय जो परिदृश्य रहा होगा वह 2019 में जो परिदृश्य है उससे काफ़ी भिन्न है। और इसलिए संसद के द्वारा यह माना गया कि हमें एक नए कानून की आवश्यकता है, और इसीलिए हमारे समक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का कानून है। और अभी तक जो पुराना कानून था उसमें जो उपभोक्ता को अगर किसी वस्तु में या उसके द्वारा ली गई जो सेवा है उसमें अगर कोई गड़बड़ी या डेफिशिएंसी, जिसको इंग्लिश में शब्द बोलते हैं, या डिफेक्ट इन गुड्स या डेफिशिएंसी इन सर्विस, ये 2 टर्म हम यूज़ करते हैं, अगर होता है तो वह अपने जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता था 1986 के कानून में, जो अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा जा रहा है नए कानून में। उससे ऊपर स्टेट फोरम, जिसे अब स्टेट कमीशन कहा जा रहा है। उससे ऊपर नेशनल फोरम होता था, जिसे अब नेशनल कमीशन कहा जा रहा है। तो यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें कि उपभोक्ता वस्तु की गुणवत्ता में कमी या सेवा की गुणवत्ता में कमी होने पर वह इन फोरम्स पे अपने कंप्लेन जा कर के दे सकता है। इसके बाद भी मैं इन तीनों के बारे में और भी बताऊंगा। इसके इतर 2019 के कानून में एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी करके एक नई व्यवस्था दी गई है, जिसमें कि उपभोक्ता के द्वारा तो जो वाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाएगा वस्तु की गुणवत्ता में कमी या सेवा की गुणवत्ता में कमी को लेकर के, वो व्यवस्था रखी गई है। साथ ही साथ सरकार के स्तर पर भी यह व्यवस्था की गई है कि बिना उपभोक्ता के कंप्लेन किए हुए भी सरकार अपने स्तर पर भी यह सुनिश्चित करे कि उपभोक्ताओं के साथ न्याय हो रहा है। और ऐसी कंपनियां जो कि अपने उत्पाद बाजार में ला रही हैं, ऐसी कंपनियां जो अपनी सेवाएं बाजार में ला रही हैं, वह जो कह रही हैं और जो मानक हैं उन मानकों को पूरा करती हैं कि नहीं। पहले के कानून में ये पूरा का पूरा भार जो था वो उपभोक्ता पर था। अभी 2019 के कानून में सरकार ने इस बात को समझा है कि पूरा का पूरा भार गुणवत्ता को लेकर के डालना या शायद उपभोक्ता पर पूरा भार डालना उचित नहीं होगा। इसलिए सरकार ने भी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी नाम की यह संस्था ये व्यवस्था बना करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उपभोक्ताओं को न्याय मिले। इसको सुनिश्चित करने का जो भार है वह सरकार भी कुछ हद तक अपने पास रखे, और साथ ही साथ जो उपभोक्ता के पास जो अधिकार है कि वह इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में अपने कंप्लेंट जो भी उसको होती है उसके वस्तु या सेवा में कमी को लेकर के है, वह इन 3 त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, इस पर अपने कंप्लेंट्स ला सकती है और न्याय पा सकती है। डॉक्टर साहब, कंज्यूमर जो फोरम है या जिसको कंज्यूमर कमीशन कहते हैं, उसमें अगर कोई ग्राहक जाना चाहे
यानी कोई ग्राहक अगर ठगा हुआ महसूस करता है या उसको लगता है कि उसको वो सेवाएं नहीं मिल पाई जिसका वायदा किया गया था, तो ऐसे में उस ग्राहक को जाने के लिए आमतौर पर जो ग्राहक होते हैं वो बचते हैं किसी कानूनी पचड़े से, और अगर बहुत बड़ी रकम नहीं हुई या छोटे मोटा मेंटेनेबल हुआ तो वो खुद ही कर लेते हैं। ऐसे में प्रोसेस क्या है, एक आम ग्राहक किस तरह से न्याय पाए कंज्यूमर कमीशन के माध्यम से, तो इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताया जिससे उनको सुविधा होगी अगर भविष्य में उनको इसी कोई परेशानी आती है। जी, जैसा मैंने कहा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर जो फोरम्स, जो कमीशन है, वह सिर्फ अपील पे मैं आऊँगा कि अपील क्या होती है। तो सबसे पहले जैसे होता है जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कानून में वर्णित किया गया है कि अगर आपके द्वारा ली गई वस्तु या सेवा 1 करोड़ रुपए के मूल्य से कम की है, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर उपभोक्ता जो किसी सेवा या किसी वस्तु को खरीद रहा है, तो वह अगर उसमें कुछ कमी उसको मिलती है तो वह उससे संबंधित जो भी अपना निवारण के लिए जो फोरम है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है कि लगभग 99% उपभोक्ताओं के लिए वो वस्तु 1 करोड़ से कम की वस्तु ही होगी। तो ज़्यादातर लोगों के लिए जो फोरम होगा जहाँ पर कि उस उपभोक्ता को जाना है वह होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिला स्तर पर जो कंज्यूमर कमीशन की जो व्यवस्था की गई है वहाँ पे। और जो बाकी हमारे न्यायालयों में जो तरीके होते हैं उसमें बिना किसी वकील के उन न्यायालयों में अपने सिविल या फौजदारी मुकदमों को लेकर के जाना बिना वकील के कठिन होता है। लेकिन कंज्यूमर, जिसको हम कभी कभी कंज्यूमर कोर्ट भी बोल देते हैं, लेकिन कानून जो है वो जानबूझ करके कोर्ट शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करता है ताकि लोग कोर्ट समझ करके उससे दूर न भागें और ये न समझे कि यहाँ पर तो वकील करना पड़ेगा और वकील के बिना यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे और हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। और इसी वजह से कमीशन शब्द का, इससे पहले वाले कानून में भी फोरम शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अभी का कानून कमीशन शब्द का इस्तेमाल करता है। और आपको कोई भी उपभोक्ता जिसके साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है या उसके द्वारा उसने जो वस्तु या सेवा ली उसकी गुणवत्ता में कमी उसे लगती है, तो वह अपने जिस भी वो ज़िले में रहता है उस ज़िले के हर मुख्यालय में डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है। उसे सिर्फ ये पता करना होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का कार्यालय या उसका जो ऑफिस, या हम लोग अभी भी कोर्ट बोल देते हैं, तो चूँकि वो साधारणतया भी जो न्यायालय होता है उसके आसपास ही उसकी भी बिल्डिंग होती है, तो उसे बस ये पता करना है कि वह स्थित कहाँ पर है और वहाँ जाना है और वहाँ पर अपने जो भी उसने जो वस्तु या सेवा ली है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं, ये भी यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो चीज़ें खरीदते हैं या जो सेवाएं लेते हैं उसकी रसीद प्राप्त करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो दुकानदार होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप रसीद न लें तो आपको थोड़ा हम कम कर देंगे कि टैक्स का पैसा बच जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास उसका रसीद नहीं होगा, और रसीद जो होता है वो प्रमाण का काम करता है कि आपने वो वस्तु या सेवा इस व्यक्ति से ली है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि इस तरह के प्रलोभन में हम ना आएँ, और जब भी कोई वस्तु या सेवा लें तो उसकी जो पक्की रसीद होती है वो पक्की रसीद लें, और वो उन रसीदों को लेकर के आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें आपको सारा वर्णन करना है कि आपने क्या वस्तु ली, क्या सेवा ली और उसमें क्या गुणवत्ता में आपको कमी है, क्या आपके से अगर आप कोई बड़ी चीज़ हो गई है, कुछ धोखाधड़ी वाले मामला है कि आपने कुछ एक दूसरे ब्रांड का सामान मांगा था, आपको कोई और ब्रांड का सामान दे दिया गया, तो ये सीधा गुणवत्ता में कमी नहीं, धोखाधड़ी का भी मामला हो सकता है। तो आपको पूरा वर्णन अपने उस एप्लीकेशन में करना है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में उसके जाकर के उसको जमा कर देना है। कानून में ये व्यवस्था दी गई है कि आपने एक बार अपना एप्लीकेशन वहाँ जमा कर दिया तो 21 दिन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वह यह तय कर लेगा कि आपका जो आपने जो कंप्लेन की है उस कंप्लेन पर उसको सुनवाई करनी है कि नहीं। कई बार जैसे मैंने बताया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि
आपने ऐसी कंप्लेन कर दी हो जो सुनवाई के लायक ही नहीं हो, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया, आपने रसीद भी नहीं ली, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास उसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए कानून में ये व्यवस्था दी गई है कि वो 21 दिन के अंदर पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन यह तय कर लेगा कि आपने जो कंप्लेन की है उस कंप्लेन पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को आगे सुनवाई करनी है कि नहीं करनी है। इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा वो जो कंप्लेन लिख करके जमा की गई उसके 21 दिन के अंदर आपको यह मालूम हो जाएगा कि अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन आगे क्या कर रहा है। लेकिन अगर आपने वो सेवा या वस्तु ली है और आपने उसकी रसीद, पक्की रसीद ली है तो और उसके साथ अपने एप्लीकेशन को जमा किया है, तो निश्चित तौर पर 21 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन यह निर्णय लेगा कि आपके विवाद, आपने जो कंप्लेन दाखिल की है उस कंप्लेन पर आगे सुनवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कंज्यूमर फोरम के या कंज्यूमर कमीशन के तीनों जो अलग अलग अपीलीय कोर्ट हैं, अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन से न्याय नहीं पाता है तो उसको फिर अधिकार है आगे अपील करने का, यानी कि नेशनल लेवल तक। डॉक्टर साहब, एक बात सामने आती है आमतौर पे कंज्यूमर को कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप सतर्क हैं, आप जानकार हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है? ये ग्राहक जागरूक रहे, जागो ग्राहक जहाँ जो कैंपेन चलता है, तो ग्राहकों को जागरूक रहना कितना महत्वपूर्ण है और जागरूक रहने में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो उनको जागरूक बना सकता है? जी, उपभोक्ता की जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप सतर्क हैं, जागरूक हैं, तो शायद यह जो व्यवस्था बनाई गई है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, जहाँ पर कि आप अपनी कंप्लेन लेकर के जाएंगे, आप उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, तो आज के दौर में ज़्यादातर वस्तुएं जो हम खरीदते हैं, दो तरह की वस्तु हो सकती है। एक वस्तु होगी जो कि जिसको हम कहते हैं, जो हम खुले में खरीदते हैं, जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर तो आपके पास बहुत ज़्यादा अवसर नहीं होता शायद कि आप पूरी तरह से यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो सामान खरीद रहे हैं या जो वस्तु ले रहे हैं या जो सेवा ले रहे हैं वह गुणवत्ता में है, गुणवत्ता उसकी वही है जो उस आपसे वादा किया गया है। हालांकि वहाँ भी आप उसको एक प्रथम दृष्टया जांच कर सकते हैं। आप 2-4 लोगों से पूछ सकते हैं कि अगर आप कोई खुली चीज़ खरीद रहे हैं, तो अगर कोई आपको पहले से फीडबैक हो कि फलाना दुकान पर ये वजह जो वस्तु मिलती है वो अच्छी है, हमने इस्तेमाल किया हुआ है, तो एक आपके पास फीडबैक है जिसका आधार पर आप काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप किसी नए दुकान पर सीधे जाकर के और पहली दफ़ा कोई ऐसी वस्तु जो कि खुले में आप ले रहे बिकती हो, उसको आप खरीदेंगे, तो वहाँ पर आपके द्वारा आपके साथ ठगी होने का या गुणवत्ता में कमी होने का कमी होने की ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, ऐसी वस्तुएं जो कि एक पैकेजिंग फॉर्म में आती हैं। आज के दौर में ऐसा हो गया है कि चीनी और जैसे अगर आप किसी सुपरमार्केट जैसी जगह पे जाते हैं, या साधारण मुझे लगता है आजकल तो हमारे मोहल्ले के भी जो किराना की दुकान है या बाकी दुकान है, वहाँ पर भी पैकेजिंग करके चीज़ों को दिया जाता है। और बहुत हमारे किराना दुकानों से आजकल, जो पहले एक तराजू हुआ करता था, वो बहुत दुकानों से हट गया है, तो हर जगह आजकल पैकेज के फॉर्म में चीज़ें मिल रही हैं। तो वहाँ पर भी आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि अगर पैकेज चीज़ है तो उस पर एक मार्क बना होता है, जिसके लिए भी कानून है, जिसको ट्रेडमार्क्स एक्ट, ट्रेडमार्क कानून के रूप में हम जानते हैं। तो उसमें अगर आपको ये पहचान हो, अगर आप जाने कि यह वस्तु अगर इस ट्रेडमार्क की है तो अच्छी होती है, तो ऐसा करके भी आप जब वहाँ उस दुकान पर जाते हैं तो आप उसी मार्क वाले वस्तु की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है ट्रेडमार्क का कानून ही इसी पर बना हुआ है कि जो ट्रेडमार्क एक बना करके जो कंपनी अपने उत्पाद, वस्तु या सेवाएं बेच रही है, तो उसने बाजार में अपनी एक पहचान बनाई है। तो वो जो पहचान है वो उसकी वस्तु और उसकी सेवा की गुणवत्ता की वजह से बनी है। तो अगर आप भी उस पहचान को जानते हैं तो आप एक जो गुणवत्ता को लेकर के मन में संशय होता है, उसको बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं। हालांकि वहाँ भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भी चूँकि बाकी के जो उत्पाद और सेवा देने वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसी उत्पाद और सेवा वाले, चूँकि उनको ये जानकारी हो जाती है कि
एक जो ट्रेडमार्क है वह बाज़ार में बहुत नाम कमा चुका है, तो वह कई बार ग्राहकों को गुमराह करने के लिए उसी से मिलती जुलती पैकेजिंग कर करके भी अपने चीज़ों को मार्केट में लाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप जैसे मिनरल वाटर आप देखें तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एक पता होता है कि ये मिनरल वाटर इस कलर के, उस पर एक प्लास्टिक की स्टिकर लगी होती है और उसमें ऐसा लिखा होता है, तो हमें लगता है कि हम अगर उसको लेने जा रहे हैं तो हम कई बार हमें होता है कि हम वो बोतल देखकर ही समझ जाते हैं कि हाँ हम तो यही ले रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वो जो नाम होते हैं उसमें वो ई के जगह पे ए लिख देंगे और बाकी पूरी की पूरी पैकेजिंग जो है वो बिल्कुल वैसे ही होगी जो आप ओरिजिनल जो समझकर खरीदने जा रहे थे वैसी होगी। तो वहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ आवरण पे ना जाएं, उसकी पूरी जांच कर लें कि ये जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वही मार्क वाली वस्तु है जिसको कि आप लेने आए थे। अगर उसके बावजूद भी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा आवरण भी सेम हो और उस पर जो लिखा हो वो भी पूरा हो और उसके बाद में आपको पता चल सकता है कि यह वस्तु एक्चुअली में वास्तव में उस कंपनी जो इस ट्रेडमार्क से अपनी वस्तु बेचती है वह नहीं है। वह पूरा का पूरा मामला एक धोखाधड़ी का है जिसमें कोई कंपनी जो है वो दूसरे कंपनी का ट्रेडमार्क डाल करके अपनी वस्तु को बेच रही है। तो ऐसी सूरत में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ उसमें तो उसका पूरा का पूरा आवरण भी वही है जो आप सोच कर आए थे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आपके पास न्याय होने का पूरी की पूरी संभावना है। तो लेकिन ये एक एक उपभोक्ता के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि वह मार्क को पहचाने और मार्क को पूरी तरह से अपने दिमाग में रखे और मार्क में अगर कोई स्पेलिंग है तो उस स्पेलिंग को भी ध्यान में रखे, उसका जो आवरण है, जो पैकेजिंग है, सबको ध्यान में रखे और उसके बाद जब बाज़ार में वो जाता है तो वह उसी चीज़ की डिमांड करे और वही वस्तु को खरीदे। और आज के दौर में ऐसा शायद ही कोई वस्तु और सेवा है जिसमें कि कंपनियों ने अपने मार्क की पहचान नहीं बना ली है। तो अगर आप उस पहचान वाली कंपनियों को जानते हैं तो आप अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी के जो अवसर हैं उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही आपने जानकारी अच्छी दी है। डॉक्टर साहब, बाज़ार भी तेज़ी से बदल रहा है, बाज़ार के तौर तरीके तेज़ी से बदल रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों का जो खरीदने के तरीके हैं या ग्राहकों को सेवा लेने के जो तरीके हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, या कहें ऑनलाइन हो रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं। ऐसे में जब फिजिकल मार्केटिंग हम करते हैं या फिजिकल कोई सेवा लेते हैं तो हमारे पास म्यूचुअल इंटरेक्शन भी होता है ग्राहक से और एक विक्रेता से, लेकिन ऑनलाइन में हमारा फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, वर्चुअल कांटेक्ट है। ऐसे में ग्राहकों को क्या करना चाहिए जब ऑनलाइन मार्केटिंग करता है, क्योंकि ज़माना भी बदला है और तौर तरीके बदले हैं और मार्केटिंग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग में किन चीज़ों की सावधानी रखनी है और अगर वो ठगे गए या उनको वो सेवाएं नहीं मिली, वो सुविधाएं नहीं मिली जो क्लेम की गई हैं, तो ग्राहकों को क्या करना चाहिए? जी, जैसा मैंने कहा कि सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां भी जो हैं उन्होंने भी बाज़ार में अपनी पहचान बना ली है। तो अगर आप आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बहुत ही आम बात हो गई है, तो लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप कहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। और यहाँ भी वो भी एक सेवा है जो कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली कंपनी, शॉपिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाली कंपनियां हैं वो आपको वो सेवा दे रही हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाज़ार में ऑनलाइन शॉपिंग का जो अवसर प्रदान करने वाली, जो प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में भी कौन सी कंपनियां हैं जो जानी मानी हैं। आप गूगल सर्च करके ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे ना जाएं। गूगल सर्च करके ऑनलाइन शॉपिंग पे आप जाएंगे तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे चले जाने की आपकी संभावना है जो कि जानी मानी नहीं है। और उसमें जैसा हम जानते हैं कि चूंकि उसमें पेमेंट भी ऑनलाइन माध्यम से होता है, तो वहाँ पर आपके साथ वस्तु या सेवा के साथ धोखाधड़ी ही नहीं, आपके साथ पैसे को लेकर के, आपके बैंक अकाउंट्स को लेकर के साइबर फ्रॉड होने की भी संभावना है। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उस ऑनलाइन शॉपिंग का जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उस पे आप गूगल सर्च करके ना जाएं, आप सीधे उस कंपनी की वेबसाइट या सीधे उस कंपनी के ऐप पर जाएं। और बाज़ार में आज के दौर में भारत में भी बहुत सारी कंपनियां जो ऑनलाइन शॉपिंग का माध्यम प्रदान करती हैं, उन्होंने अपनी गुणवत्ता स्थापित कर ली है। ऐसी 4-5 प्रमुख कंपनियां हैं जो हम सब जानते हैं।
जब तक आप उन कंपनियों के बारे गुणवत्ता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त न हो, किसी नई कंपनी के वेबसाइट या किसी नई कंपनी की ऐप पर आप जाने से परहेज करें। और गूगल सर्च करके तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि गूगल सर्च ऐसे फ्रॉड करने वाली कंपनीज को ये पता होता है कि ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग, ना ही ज़्यादातर लोग नहीं, जिनको कि ये जानकारी नहीं है, उन्हें लगता है कि गूगल उनको हर जगह पे ले जाएगा, गूगल कहीं भी जाने का एड्रेस है, तो वो गूगल सर्च को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। तो कभी भी गूगल सर्च करके आप इन कंपनियों के वेबसाइट या ऐप पर ना जाएं, आप सीधा उन पे जाएं। और उसके लिए अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपने मित्र से पूछें, अपने रिश्तेदारों से पूछें कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि वह कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से वेबसाइट के माध्यम से शॉपिंग करते हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स, उन्हीं वेबसाइट पे जाकर के शॉपिंग करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गूगल भी गुमराह कर सकता है, अपने दर्शकों को बताया। डॉक्टर साहब, अब अंतिम पड़ाव की ओर आते हैं। आप ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को संक्षेप में क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक ग्राहक होने के नाते उनको क्या करना चाहिए? सबसे जो आपने बोला कि जागरूक होना, सतर्क होना, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आज के दौर में। क्योंकि आप, जैसा आप कहते हैं कि जान रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, आप मिनटों में ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मिनटों में ऑर्डर करने की कोई जल्दबाजी ना दिखाएं। पूरी तरह से आश्वस्त हों कि आप जो सामान, आप जो वस्तु ले रहे हैं, वह वही वस्तु है, वो वही सेवा है जो आप चाहते हैं। आप तभी जा कर के पेमेंट करें। और अगर आपको वहाँ भी थोड़ा डर लगता है तो आज के दौर में खासकर ऑनलाइन शॉपिंग में ये भी व्यवस्था है कि आप ऑर्डर कर लें, जब घर पे सामान आ जाए तब पेमेंट करें। वह आपको एक अवसर देता है कि आप उसको वहाँ पर अनपैक करके उस चीज़ को देख सकते हैं। जब आप संतुष्ट हों तब जा कर के आप अपना पेमेंट करें, मूल्य पे करें। तो जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना कि ग्राहकों के क्या अधिकार हैं, ग्राहकों को जागरूक रहना कितना जरूरी है और जानकार होना कितना ज़रूरी है, और साथ में अगर उनके साथ कोई धोखा या ठगी हो गई है, ऐसे में वो कानून का किस तरह सहारा ले सकते हैं और उपभोक्ता संरक्षण कानून उनको किस तरह से सुनिश्चित करता है। डॉक्टर मानवेंद्र, आप हमारे कार्यक्रम में आए और दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।